हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां बाइटियन क्लैन की फ्लावर लीडर गुयुन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई थी, लेकिन सिस्टर ज़ू की रिफाइन किए हुए स्पिरिट वाटरमेलन ने ही सिर्फ अकेले उसे हरा दिया था। लेकिन वो अनजाने में ही वहाँ पे नीयुन को मिल गई थी और नीयुन उस फ्लावर लीडर को देखकर खुश होते हुए कहती है कि अगर मैंने इसे ठीक करके वापस इसके क्लैन पहुंचा दिया तो इसके क्लैन के साथ साथ बाकी दोनों हाई लेवल के क्लैंस भी हमारे गुयुन क्लैन को शायद छोड़ देंगे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें सिल्वर मून सेट के बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बाइटियन क्लैन का एक एल्डर और सिल्वर मून क्लैन का एक एल्डर दोनों मिलकर काउ फैमिली के मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे। और जैसे ही बाइटियन क्लैन का वो एल्डर आगे बढ़ते हुए काउ फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक करता है तो काउ फैमिली के मास्टर ने उसके अटैक को ऐसे रोक लिया था जैसे उसके सामने ये अटैक कुछ भी नहीं है। और ये देखकर अब बाइटियन क्लैन के एल्डर को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो काफी अग्रेसिवली एक के बाद एक काउ फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक्स करने लगा था। लेकिन काउ फैमिली का वो मास्टर तो अभी भी उसी तरह से बिल्कुल शांत खड़ा था और वो बाइटियन क्लैन के एल्डर को इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लो पर तुम मेरी डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन बाइटियन क्लैन का वो एल्डर था कि वो अभी भी उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जो देखकर काउ फैमिली का मास्टर एक बार फिर से उसे भड़काते हुए कहता है, इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अभी तक भी अपने स्टोन फोसिल स्केल को मास्टर नहीं कर पाए। और ये कहकर काउ फैमिली के मास्टर ने अचानक ही उसके पंच को रोकते हुए उसे वहां से पीछे की तरफ पुश कर दिया था, जिसकी वजह से बाइटियन क्लैन का वो एल्डर उड़ते हुए वहां से पीछे जा गिरा था। जो देखकर सिल्वर मून क्लैन का एल्डर भी अपने थंडरलेस मैन को बाहर निकाल कर काउ फैमिली के मास्टर को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और ये कहकर उसने अचानक ही अपने थंडरलेस मैन का यूज करते हुए काउ फैमिली के मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उस एल्डर के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी काउ फैमिली का मास्टर अभी भी उसी तरह से शांत ही खड़ा था। और तभी वहाँ पे उसके चारों तरफ उन थंडरलेस मैन की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन काउ फैमिली के मास्टर ने अपने चारों तरफ एक शील्ड लगाते हुए उस अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जो देखकर सिल्वर मून क्लैन का वो एल्डर अपनी हार मानते हुए कहता है, ब्रदर काउ, हम जो मर्जी कर लें पर हम आपके जितने ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। जिस पे मास्टर काउ एक तंजिया स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहता है, ऐसा होना तो बिल्कुल एक आम बात है, क्योंकि अपर रियलम के इमॉर्टल कल्टीवेटर की पावर एक अलग ही लेवल पे होती है, जिसे मैच कर पाना तुम्हारे इस पूरे रेन वर्ल्ड में किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। जिसपे बाइटियन क्लैन का वो एल्डर भी आगे आते हुए मास्टर काउ की तारीफ करते हुए कहता है, पर अभी आप जस्ट एक थर्ड लेवल के इमॉर्टल कल्टीवेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिन ब दिन आपकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल के मुकाबले में हम आपकी पावर्स में साफ साफ फर्क महसूस कर पा रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों यहाँ पे मास्टर काउ को चन्ने के झाड़ पे चढ़ाते हुए कहते हैं, मास्टर काउ, आप वाकई बहुत ज्यादा लकी हो जो आप एक इमॉर्टल फैमिली से बिलोंग करते हो। जिसपे मास्टर काउ एक बार फिर से तंजिया स्माइल करते हुए कहता है, हजारों साल पहले पैलेस मास्टर जेंग बाई शी ने मेरी काउ फैमिली को अपर रियलम से इस रेन वर्ल्ड में भेजा था, ताकि हमारी काउ फैमिली इस रेन वर्ल्ड में आने वाली हर मुसीबत का खात्मा कर सके। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैंने सिस्टर अभी सिर्फ थर्ड लेवल पे ही पहुंचे थे, तो इसलिए वो यहाँ आकर भी थर्ड लेवल से अगले लेवल को कभी भी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि अपर रियलम के मुकाबले में इस रेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए तो अभी तक सिर्फ मैं भी थर्ड लेवल पे ही पहुंच पाया हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम्हारे इस पूरे रेन वर्ल्ड में मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों मुझसे हार जाने की वजह से शर्मिंदा मत हो। और अभी मास्टर काउ ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से लियू जियान की आवाज आती है, जो वहाँ आते हुए उन तीनों से कहता है, अब से तुम सभी लोगों के क्लैंस गुयुन क्लैन के अंडर रहेंगे। ये सुनते ही मास्टर काउ गुस्से से वापस पलटते हुए कहता है, कौन हो तुम? और जैसे ही उन तीनों की नजर वहाँ पे मौजूद लियू जियान और डोंगमी के ऊपर पड़ती है तो वो तीनों एक ही नजर में उन दोनों को पहचान गए थे। इसलिए वो गुयुन सेट का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, गुयुन सेट की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि वो हमारे जैसे हाई लेवल के क्लैंस के सामने आकर फेस टू फेस बात करे। और ये कहकर बाइटियन क्लैन का एल्डर थोड़ा गुस्से से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा क्लैन अपनी औकात भूल गया है, इसलिए आज मैं एक बार फिर से तुम्हारे क्लैन को उसकी औकात याद करवा देता हूँ कि हमारे जैसे हाई लेवल के क्लैंस के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर बाइटियन क्लैन का वो एल्डर अचानक ही अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन वो दोनों ये देखकर भी अभी भी उसी तरह से शांति खड़े थे। और तभी लियू जियान वहाँ पे नौटंकी करते हुए डोंगमी के पीछे छुपते हुए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो देखकर डोंगमी उससे कहता है, लियू जियान ये सब तुम क्या कर रहे हो? और क्योंकि डोंगमी का ध्यान अब पूरा लियू जियान की तरफ चला गया था तो बाइटियन क्लैन के उस एल्डर का सीधा अटैक आकर डोंगमी को लगता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से डोंगमी की पूरी बॉडी धीरे धीरे पत्थर में चेंज होने लगी थी। और असल में लियू जियान ने ये सब जानबूझकर डोंगमी को तंग करने के लिए किया था, पर डोंगमी भी कहाँ कम था। उसने अचानक ही बाइटियन क्लैन के उस एल्डर को उसके हाथ से पकड़ते हुए वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और डोंगमी के इस मामूली से अटैक में भी इतना ज्यादा प्रेशर था कि बाइटियन क्लैन का वो एल्डर पीछे एक स्टोन के साथ जा टकराया था, जिसकी वजह से वो पूरा स्टोन ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जो देखकर सिल्वर मून क्लैन का वो एल्डर सीरियस होते हुए कहता है, मिंगजुआन ऑलरेडी गोल्ड रियलम के पीक पे पहुंच गया था। इवन उसने अपनी फोसिल स्टोन स्किल को भी काफी हद तक मास्टर कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर्सन ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। मुझे लगता है ये कोई सिंपल पर्सन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिंगजुआन दोबारा खड़े होते हुए गुस्से से डोंगमी से कहता है, अभी मैं पूरी तरह से रेडी नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। और ये कहकर उसने अचानक ही दोबारा आगे बढ़ते हुए डोंगमी और लियू जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे बचते हुए लियू जियान और डोंगमी दोनों वहाँ से साइड हट गए थे। लेकिन मिंगजुआन यहाँ पे डोंगमी के पीछे पड़ा हुआ था। वो लगातार काफी गुस्से से डोंगमी के ऊपर अटैक्स करते हुए कहता है, अब तुम भाग कहाँ रहे हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो एक जगह टिक कर मेरा सामना करो। जिसपे डोंगमी उसके अटैक को रोककर एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओके अगर तुम यही चाहते हो
तो यही सही। डोंगमी की ये बात सुनते ही मिंग जुआन दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डोंगमी ने बिल्कुल पहले की तरह एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था और वो यहाँ पे एक बार फिर से उस स्टोन को तोड़ते हुए पीछे जा गिरा था। लेकिन मिंग जुआन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो अभी भी एक के बाद एक चारों तरफ से डोंगमी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन डोंगमी तो यहाँ पे उसके सभी अटैक्स को ऐसे रोक रहा था जैसे वो बेचारे मिंग जुआन के साथ खेल रहा है। और इस सब के दौरान सिल्वर मून क्लैन के उस सेलर की नजर लियू जियान के ऊपर पड़ती है और लियू जियान को अपने ध्यान में देखकर उसने अचानक ही अपने थंडर स्मैश को बाहर निकाल लिया था। लेकिन लियू जियान को भी यहाँ पे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने भी यहाँ पे अपनी थंडर डोमेन को रिलीज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उस सेलर ने अपने 72 थंडर क्लिस्मैन का यूज करते हुए लियू जियान के चारों तरफ एक ग्रेट थंडर फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर सिल्वर मून क्लैन का वो एल्डर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, लड़के मेरी इस ग्रेट थंडर फॉर्मेशन से तुम्हें एक ट्रिबुलेशन से भी ज्यादा दर्द होने वाला है। और ये कहते हुए उस एल्डर ने अपनी थंडर फॉर्मेशन के पावर को एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन लियू जियान अभी भी वहाँ पे उसी तरह से शांति खड़ा था और उसने अचानक ही वहाँ पे अपने थंडर डोमेन की पावर का यूज करते हुए सिर्फ एक चुटकी बजाकर उसके सभी थंडर क्लिस्मैश को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर उस एल्डर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शॉक होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आज तक कोई भी मेरी इस ग्रेट फॉर्मेशन से नहीं बच पाया। आखिर कौन हो तुम और तुमने इतनी आसानी से मेरी इस ग्रेट फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसपे लियू जियान भी यहाँ पे अपनी नोट थंडर वाली फॉर्म में आते हुए उस एल्डर से कहता है कि थंडर फॉर्मेशन को ऐसे यूज नहीं किया जाता, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल थंडर लाइटनिंग किसे कहते हैं। और ये कहकर लियू जियान वहाँ पे अपनी नोट थंडर पावर का यूज करते हुए एक मामूली सा अटैक करता है, लेकिन उसका ये मामूली सा अटैक भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे उन सभी को उस अटैक से बचने के लिए अपने सामने शील्ड लगानी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग तो किसी तरह से उसके अटैक से बच गए थे। लेकिन वहाँ की जमीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर वो एल्डर डर के मारे वहाँ से पीछे हटते हुए कहता है, ये तो एक अनोट थंडर की पावर है, इसका मतलब है कि मेरे सामने खड़ा ये पर्सन एक अनोट थंडर है, नहीं ये अनोट थंडर नहीं हो सकता। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे चिल्लाते हुए लियू जियान से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम। लेकिन मास्टर काउ उसकी बात को बीच में ही काटते हुए आगे आकर उसे कहता है, तुम फिक्र ना करो, ये जो कोई भी हो और जितना मर्जी पावरफुल हो, पर ये मेरी काउ फैमिली के एंसेस्टर का सामना नहीं कर पाएगा। और अभी मास्टर काउ ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक लियू जियान ने अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से बेचारे उन दोनों को वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। और जब मास्टर काउ को यहाँ पे लगता है कि अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी काउ फैमिली के एंसेस्टर को बुलाने लगता है। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी काउ फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट को समन कर लिया था, जो कि देखने में वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और काउ फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट बाहर आते हुए गुस्से से कहती है, किसकी हिम्मत हुई मेरी काउ फैमिली के डिसेंडेंट को परेशान करने की। जिस पे मास्टर काउ लियू जियान की तरफ इशारा करते हुए अपनी काउ फैमिली के एंसेस्टर से कहता है, एंसेस्टर ये है वो पर्सन जो मुझे परेशान कर रहा है। जो देखकर काउ फैमिली के एंसेस्टर की स्पिरिट लियू जियान की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहती है, बच्चे तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है। और तभी मास्टर काउ भी लियू जियान को वहाँ पे डराते हुए कहता है, शायद तुम ये बात नहीं जानते, पर मेरे एंसेस्टर अपर रियलम के एक थर्ड लेवल के इमोर्टल कल्टीवेटर है, जो तुम्हें अभी के अभी एक च्यूटी की तरह मसल देंगे, इसलिए अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, चुपचाप अपनी हार मान लो। लेकिन लियू जियान यहाँ पे मास्टर काउ की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसके एंसेस्टर को एक स्माइल पास करता है, जो देखते ही काउ फैमिली का एंसेस्टर भी लियू जियान को पहचान गया था, इसलिए वो एंसेस्टर अपने डिसेंडेंट को साइड पे करके खुद लियू जियान के सामने झुककर उसे माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे और मेरी फैमिली के इस डिसेंडेंट को माफ कर दे, हमारी फैमिली की यंग जनरेशन अभी आपके बारे में नहीं जानती। और ये कहते हुए उस एंसेस्टर की स्पिरिट भी वापस छोटी हो गई थी, जो देखकर लियू जियान भी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है, कौन हो तुम। जिस पर एंसेस्टर स्माइल करते हुए लियू जियान से कहता है, सीनियर क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं काउ फैमिली का जाओ गुजी हूँ, याद है आज से हजारों साल पहले एक बार आप हमारी काउ फैमिली में कुछ चुराने के लिए आए थे। और ये कहते ही उस एंसेस्टर को एहसास होता है कि वो जल्दबाजी में गलत बोल गया है, इसलिए वो अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि जब आप हमारे क्लैन से कुछ चीजें लेने के लिए आए थे, तब आपने मुझे किक मारते हुए मुझे मेरी ही फैमिली से बाहर फेंक दिया था। और उस एंसेस्टर की ये बात सुनकर लियू जियान भी कुछ सोचते हुए उससे कहता है, ओ तो तुम वो हो जिसे मैंने टायर हाउस के बाथरूम में बंद कर दिया था, जाओ गुजी तुम तो अब वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े हो गए हो। जिस पे जाओ गुजी दोबारा लियू जियान को ग्रीट करते हुए उससे पूछता है, सीनियर अगर आप इस बार सिल्वर मून सेक्ट में आए हैं तो जरूर इसका मतलब है कि आपको कुछ चाहिए होगा, मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं आपको ला के दूंगा। उसके बाद हमें सिल्वर मून सेट की एक केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सिल्वर मून सेट की लीडर बैठी हुई एक बहुत ही ज्यादा खास स्पिरिचुअल ड्रॉप का यूज करके अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। और वो कल्टीवेट करते हुए खुश होकर कहती है, इस डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप ने तो मेरे पूरे 1 साल की प्रैक्टिस को एक ही दिन में पूरा करवा दिया, और इसकी वजह से अब मैं एडवांस रियलम के 2nd लेवल के काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। और अभी वो ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक इस डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप की एनर्जी खत्म हो गई थी, जो देखकर वो थोड़ा गुस्से से कहती है, काश मेरे पास एक और स्पिरिचुअल ड्रॉप होता तो मैं बहुत ही आसानी से एडवांस रियलम के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू कर गई होती। एक बार बस एक बार मैं वो जगह ढूंढ लूं जहाँ पे ये डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप बनता है, उसके बाद तो फिर इस पूरी दुनिया में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं इस रियल एंडलेस टायर को ढूंढूं कहाँ। और अभी सिल्वर मून सेट की लीडर ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही बर्निंग करो वहाँ आते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुमने एक ही बार में पूरे डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप का यूज कर लिया, मैं कितनी उम्मीदें लेकर यहाँ आया था, पर तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। और ये कहते हुए बर्निंग करो थोड़ा सैड हो गया था, क्योंकि असल में ये वही
डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप था, जिसके बारे में उन्हें नियन ने बताया था कि इस डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप की मदद से बहुत ही आसानी से स्पिरिट ग्रास और फ्लावर्स को रिफाइन करते हुए जिंदा किया जा सकता है। और तभी बर्निंग क्रो उस लीडर को देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहता है, तुमने तो हमारी यहाँ आने की सारी मेहनत को ही मिट्टी में मिला दिया। और अचानक ही अपने सामने एंसेस्टर ज़ू और बर्निंग क्रो को देखकर सिल्वर मून सेट की वो लीडर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, आखिर ये पर्सन कौन है और मैं इसके ऑरा को महसूस क्यों नहीं कर पा रही। अब बताओ, ये लड़की एक हेल गॉड के पावर को चेक करना चाह रही है, पर ये बेचारी यहाँ पे कहा जानती है कि अगर एंसेस्टर ज़ू ने उसे अपनी पूरी पावर शो करवा दी तो इस बेचारी की एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी वो लीडर वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके अपनी डोमेन एनर्जी को रिलीज करती है ताकि वो एंसेस्टर ज़ू के बारे में पता लगा सके। और ये कहते हुए उसने यहाँ पे अपनी डोमेन एनर्जी का यूज करके एंसेस्टर ज़ू को अपनी डोमेन फील्ड में ट्रैप कर लिया था। पर एंसेस्टर ज़ू तो अभी भी वही चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहे थे, जैसे वो जानना चाह रहे थे कि ये लड़की क्या क्या कर सकती है। और तभी अचानक उसने अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए एंसेस्टर ज़ू की पावर को चेक करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसकी स्पिरिट एंसेस्टर ज़ू से टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर उस लीडर लड़की को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहते ये अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ और मेरी स्पिरिट मेरी ही डोमेन के अंदर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं देखती हूँ कि ये मेरे इस अटैक से कैसे बचता है। इस पर्सन में भी कोई न कोई कमजोरी तो होगी ही। और ये कहकर उसने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसका रिजल्ट भी सेम पहले की तरह ही रहता है, जो देखकर अब की बार उसने गुस्से से एक के बाद एक लगातार अपनी स्पिरिट से एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके स्पिरिट क्लोन्स बार बार एंसेस्टर ज़ू से टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे, जो देखकर वो लीडर लड़की और भी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आखिर कोई पर्सन मेरे ही डोमेन फील्ड के अंदर इतनी आसानी से मेरे अटैक से कैसे बच सकता है। जरूर मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रही हूँ। और ये कहकर वो अपनी उंगलियों पे अपने सभी अटैक्स को कैलकुलेट करने लगती है। लेकिन उसे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए उसने एक बार फिर से यहाँ पे अपनी हेवनली आर्ट टेक्निक का यूज करके दोबारा अपनी स्पिरिट के काफी सारे क्लोन्स बनाते हुए एंसेस्टर ज़ू को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर एंसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में उस लीडर लड़की से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस हेवनली आर्ट का यूज करके तुम पता लगा लोगे कि इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है। पर मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ये फ्यूचर देखने की टेक्निक सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बारे में अच्छा दिखाएगी, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ इस रेन वर्ल्ड में ही हजारों एम्प्टी स्पेसेस बंद और खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। और ये कहते हुए एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज कर दिया था। और ऐसा होते ही ना सिर्फ उस लीडर लड़की के सारे स्पिरिट क्लोज खत्म हो गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी डोमेन फील्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इवन एंसेस्टर ज़ू के स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से वहाँ पे वो हजारों एम्प्टी स्पेसेस भी एक्टिवेट हो गए थे, जो देखकर उस लीडर लड़की को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी फ्यूचर कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है, ये आज से पहले तो कभी गलत नहीं हुई थी, क्या ये सब इस पर्सन की वजह से हो रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मुझे तो लगता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके सामने मेरी फ्यूचर कैलकुलेशन गलत हो रही है। पर ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के बारे में मैंने आज से पहले तो कभी नहीं सुना, कहीं ये कोई गॉड तो नहीं है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है, क्योंकि एक ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता। वही एंसेस्टर ज़ू भी आगे बढ़ते हुए उस लीडर लड़की के काफी करीब आ चुके थे और एंसेस्टर ज़ू की नजर सीधी उसी स्पिरिट वेस के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर वो डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप था। उस वजह से अभी भी डिवाइन एनर्जी की एक लेयर निकल रही थी, जिसे और तो कोई नहीं देख सकता था, पर एंसेस्टर ज़ू ने देख लिया था। इसलिए वो उस लीडर लड़की की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में दोबारा उससे पूछते हैं, ये डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप तुम्हें कहाँ से मिला था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर नियन की तरफ जाता है, जो फ्लावर लीडर का इलाज करने के बाद उसे उसके क्लैन की तरफ ले जा रही थी, जहाँ उसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब लग रही थी, जो देखकर नियन उसे तसल्ली देते हुए कहती है, फ्लावर लीडर आप फिक्र न करें, हम बस थोड़ी देर में आपके क्लैन में पहुंच जाएंगे। उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है मास्टर डुगू आपको बचा लेंगे। और इन बातों के दौरान ही नियन उसे लेकर सिल्वर मून क्लैन के मेन हॉल के अंदर आ गई थी, जहाँ आकर वो मास्टर डुगू से कहती है, मास्टर मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ, पर फ्लावर लीडर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। और नियन के यहाँ पे अचानक इस तरह से ब्रेक मारने की वजह से बेचारी फ्लावर लीडर उड़ते हुए आके जा गिरी थी, जो देखकर नियन ने भागते हुए जाकर दोबारा उसे खड़ा कर दिया था। और जैसे ही वो फ्लावर लीडर दोबारा खड़ी होती है तो उसकी नजर सीधी अपने सामने बैठे हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर गई थी। लेकिन क्योंकि अभी वो अपने क्लैन में ही थी तो इसलिए वो हिम्मत जुटाकर गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी वो लीडर लड़की नियन को देखते हुए कहती है, ओके मैं समझ गई, पर अब मुझे लगता है कि इसके रेस्ट करने का वक्त हो गया है। इसलिए उसने अपनी पावर का यूज करते हुए फ्लावर लीडर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ से बाहर की तरफ फेंक दिया था। और वो खुद नियन की तरफ आते हुए उससे कहती है, आज जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ, इसलिए मैं अपने और बाकी सभी हाई लेवल के क्लैंस की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और आज से हमारे सिल्वर मून सेट के साथ साथ बाकी सभी हाई लेवल के क्लैंस भी आपके गुयन सेट में शामिल होना चाहते हैं। और ये कहकर उस लीडर के साथ साथ वहाँ पे आए हुए बाकी सभी एल्डर्स भी एंसेस्टर ज़ू के सामने झुक गए थे, जो देखकर लियोजियन उनसे कहता है कि इस लड़की का नाम नियन है और आज से यही गुयन सेट की नई लीडर है। लियोजियन की ये बात सुनते ही वो सभी लोग नियन को भी वहाँ पे ग्रीट करने लगे थे, लेकिन नियन तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है। वो तो यहाँ पे अपने क्लैन की हुई गलती के लिए माफी मांगने के लिए आई थी, पर यहाँ तो उल्टा बाकी सभी हाई लेवल के क्लैंस भी उसके गुयन क्लैन में शामिल हो गए। और ये सब सोचते हुए जब उसकी नजर अपने सामने बैठे हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है तो उसे और भी बड़ा झटका लगता है। उसे यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये पर्सन यहाँ पे कैसे आ गया। और ये पर्सन लीडर
लीडर के सिंहासन पे क्यों बैठा है। पर एंसेस्टर ज़ू तो अभी भी उसी स्पिरिट वेस को ही देख रहे थे जिसके अंदर वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का ड्रॉप था। ये देखकर वो लीडर लड़की एंसेस्टर ज़ू को बताती है कि इस डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रॉप को बहुत ही कीमती ट्रायर माना जाता है और जिनसे ये डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का ड्रॉप बनता है वो फ्लावर्स बस 5th लेवल के लैंड में ही पाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ ये डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का ड्रॉप एक खास किस्म के हिरन जिसका नाम कान जियाओ है उसके ब्लड से भी बनता है। और अब अगर आप इस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के ड्रॉप को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5th लेवल लैंड में जाना होगा, जिस पर एंसेस्टर ज़ू उस स्पिरिट वेस को देखते हुए कहता है 5th लेवल लैंड, इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।